इससे पहले की वीडियोस में हमने जाना था कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, और हम यहाँ आगे रुक गए थे कि हाउ वी कैन मेक सॉफ्टवेयर। और मैंने बताया था कि बाय चूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी कैन मेक सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन कैसे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना देर के अपने शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कितना आसान है ना, एक ऐसा लैंग्वेज जिससे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। लेकिन क्या सच में आपको समझ में आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक डिवाइस है जिससे हम अपने काम को आसान बनाते हैं, और मोर प्रिसाइजली बोलें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, राइट। लेकिन कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं छू सकते, क्योंकि यही सारे डेफिनेशन तो हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा है। लेकिन हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं और जिनमें मशीन लेवल कोडिंग की जाती है, जो किसी चीज़ के बने होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस से बन जाते हैं। उन हार्डवेयर्स पे जिस तरह से हम अपना काम करवाते हैं, किस तरह से उस पर क्या होना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। अब हार्डवेयर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड, माउस, टच, ये सब इनपुट डिवाइस में आता है। आउटपुट डिवाइस जहाँ पे आप अपने रिजल्ट्स को देखते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर, आपके फ़ोन का स्क्रीन। स्टोरेज डिवाइस जैसे आपका हार्ड डिस्क, SSD, मेमोरी, और भी इंटरनल स्टोरेज बोल सकते हैं, जो आपके डेटा को स्टोर करता है। प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है, राइट। ये तो कुछ डिवाइसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिन पे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, ये फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या है सॉफ्टवेयर में? तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स हमने आगे भी पढ़ा है और इस बार भी पढ़ेंगे समझने के लिए। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी OS एक टाइप होता है, ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटीज़ होते हैं। एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, VLC, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस। लेकिन यहाँ एक बात समझिए कि इन सॉफ्टवेयर्स को कैसे बनाया गया होगा। कहीं ना कहीं हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस का यूज़ किया होगा, तो ही ये सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। और अगर ये सॉफ्टवेयर्स ही ना बने तो आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर, हार्डवेयर, पूरी तरह से बोले तो इनके साथ इंटरेक्शन कौन करेगा? और फिर वो कंप्यूटर ही नहीं रह जाएगा। अगर हम ऐसा समझे कि कंप्यूटर एक बॉडी है और उसके 2 हाथ हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और उन हाथों में उंगलियां जो हैं वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसर है। इधर जो सॉफ्टवेयर हाथ है उसके अंदर जो उंगलियां हैं वो सिस्टम, एप्लीकेशन, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर उनके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर एक भी पार्ट ना रहे तो कंप्यूटर आपका काम नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि OS जो होता है वो आपके हार्डवेयर्स पे परफॉर्म होता है। वो आपके हार्डवेयर को पूरी तरह से आपकी तरह से कस्टमाइज़ करता है। जैसे ही आप अपने विंडोज़ में स्टार्ट बटन पे जाते हैं, शट डाउन पे क्लिक करते हैं, तो आपके कंप्यूटर में स्विच ऑफ का लोगो दिख जाता है, यानी कि आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम उन हार्डवेयर्स को बताता है कि अब बस बहुत हो गया, यूज़र फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और या फिर यूज़र हमें छोड़ के कहीं जा रहा है, वो आपको शट डाउन करना चाहता है, ठीक है। और हार्डवेयर वहाँ पे बंद हो जाता है, या पावर ख़त्म हो गया तो अचानक सब कुछ ख़त्म, बंद हो जाता है। तो आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारे यूटिलिटीज़ होते हैं। अगर आपको वर्ड चलाना है तो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एक्सेल चलाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, VLC चलाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, इवन मैलिशियस के लिए भी आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो इतने सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए हमें कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो चाहिए होगी ना, जो हम भी समझते हों और वो सॉफ्टवेयर भी समझ जाए, वो कंप्यूटर भी समझ जाए। तो इसका हल मिलता है हमें नेक्स्ट पैराग्राफ। और यहाँ हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जो लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनके भी टाइप्स होते हैं।
जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो मशीन लैंग्वेज होता है कंप्यूटर सिर्फ वही समझता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब कि जो कोड बाइनरी में होते हैं। अब बाइनरी 0 या 1 की लैंग्वेज को बोलते हैं। 0 यानी कि अप, 1 मीन्स डाउन। सिग्नल्स आपने देखे होंगे और सिग्नल्स कभी भी अप एंड डाउन के फॉर्म में होते हैं और इसीलिए हम उनको 0 एंड 1 के रूप में प्रेजेंट करते हैं। और 0 1 ही कंप्यूटर समझ पाता है कि क्योंकि कंप्यूटर ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसको जो भी समझना है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समझना है, वो आपके लैंग्वेजेस में नहीं समझेगा। इवन 0 1 को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब 0 1 समझता है और मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 1 के लैंग्वेज को ही बोला जाता है। लेकिन फिर दिक्कत यह है कि मशीन लैंग्वेज फिर हम नहीं समझ पाते, ये हमारे लिए बड़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपको 0 1 0 1 0 1 लिखा हुआ दिया जाए और बोला जाए कि इस पर एडिशन परफॉर्म करो, कैसे करोगे? ऑफकोर्स आपको ये चीज़ें बहुत ही भारी लगेंगी और आप ही को नहीं, सबको, पूरे कंप्यूटर साइंटिस्ट को ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं। तो धीरे धीरे इस पे काम किया गया और हमारे पास आया असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा समझने लायक था इंसानों के लिए, लेकिन हमें फिर से असेंबलर के यूज़ करके अपने कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर असेंबली लैंग्वेज भी हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो हम लेके आए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले कंपाइल होता है और उसके बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल किया जाए, फिर इंटरप्रेट किया जाए और फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए, जैसे जावा में होता है। अब असेंबली लैंग्वेज असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है। ठीक वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू एक कोड में जनरेट होता है और वो कोड इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिर्फ जावा के केस में होता है और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं उनके केस में होता है। कई हाई लेवल लैंग्वेज ऐसे भी हैं जिसमें कंपाइल होता है और कोड मशीन लेवल लैंग्वेज का मिल जाता है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है कंपाइलर, और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली जो एक प्रोग्राम होती है उसको हम बोलते हैं असेंबलर। अब असेंबलर ऐसा होता है ना ये आपका कि ये मशीन कोड को भी समझता है और आपके असेंबली लैंग्वेज को समझता है। जैसे ही आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं और असेंबलर रन करते हैं उस पर, तो ये क्या करता है आपकी जो भी प्रोग्राम होते हैं ना उसको मशीन लैंग्वेज के कोड में चेंज कर देता है, यानी कि 0 1 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज जब कंपाइल होता है तो वो एक फाइल बनता है, कंपाइलर के दौरान वो 0 1 के फॉर्म में हो जाता है बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे लैंग्वेजेस के केसेस में, ठीक है। अगर ये जावा है तो हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले कंपाइल होता है और उसमें से निकलता है एक बाइट कोड फाइल। अब बाइट कोड को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है तो 0 1 मिल जाता है जो कि मशीन लैंग्वेज है। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कंप्यूटर है ना ये ऐसा बोलता है कि अपने को समझना मशीन लैंग्वेज ही है, तुम कुछ भी ला के दोगे मुझे मशीन लैंग्वेज में ही समझना है। और इसीलिए हमें हर हाल में कोई भी लैंग्वेज कंपाइल करके या असेंबल करके या इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंप्यूटर समझ पाता है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जो 3 टाइप के होते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। असेंबली लैंग्वेज असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, यानी मशीन कोड में। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू भी हो सकता है और कई केस में जैसे जावा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए आपको कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइल करके एक कोड बनता है और उस कोड को इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज कोड बन जाता है, ठीक है। आगे हम जानने वाले हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में भी बहुत सारे टाइप होते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज मेनली 2 टाइप का होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और आगे हम जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड होता क्या है। एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें फंक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके स्टेप्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसको हम प्रोसीजर ओरिएंटेड बोलते हैं। जैसे कि आपका सी लैंग्वेज, पर्ल, ये सारे फंक्शन पे फोकस करते हैं, स्टेप्स पे फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो लैंग्वेजेस आती हैं जो ऑब्जेक्ट पे फोकस करती हैं, जैसे C++, जावा,
और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। उसमें बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आपका काम नहीं हो सकता। तो हाई लेवल लैंग्वेज दो तरीके के होते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड एक वैसा लैंग्वेज जिसमें प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस किया जाता हो, जैसे सी, पर्ल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वैसा लैंग्वेज जिसमें ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता हो, जैसे जावा, सी प्लस प्लस। और आगे की वीडियोस में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, क्योंकि अभी जो एरा है, जो सॉफ्टवेयर फील्ड का जो अभी टाइम है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस हो चुका है, क्योंकि ये रियल लाइफ चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकती हैं, प्रोसीजर नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या नहीं है, ये हम बिल्कुल जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये समझना है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फ़र्क क्या होता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस में अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए। हम ट्राई करेंगे कि अगले वीडियोज़ में उन चीज़ों को भी कवर करें और इसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।